अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके देख सकेंगे। महिला आश्रम की जुगनू बाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह अनपढ़, गरीब, बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों पर ही पड़ जाती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती थी। शहर में ऐसी कोई महिला ना थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे न मालूम हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाल देते थे। लेकिन जब वह किसी से गुस्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती थी, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे में कदम रखती थी, होठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी, चहकने वाली आवाज़ें जैसे बुझ जाती थी, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हैं। जुगनूबाई के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहाँ किसी महिला से तू मैं हुई और उसने शान दिखाई, वहाँ जुगनू की त्योरियाँ बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी, मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती थी। नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती थी और उसका आदर सत्कार करती थी। अपने पड़ोसियों की निंदा पुराने समय से ही मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है और जुगनूबाई के पास इसका काफ़ी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसे ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया, मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसे दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मदभरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए बाल, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेज टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? जुगनूबाई कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद को अन्वेषण की आँखों से देख चुकी थी, मानो कोई सहस्वर किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाओ। मिसेस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कुछ विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती है। यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं, स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनूबाई से जली बैठी ही थी। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागन कहा करती थी। मिस खुर्शेद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शेद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है। तभी सब देवियां इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन ना रखना चाहिए।
मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूँ? जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे भाग्य उसी की मुट्ठी में है। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में ना फंस जाएं। उसके सामने भूल कर भी किसी पुरुष से बातें ना कीजिएगा। यह नौकरों से मिलकर भेद लेती है, डाकियों से मिलकर चिट्ठियाँ देखती है, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल पूछ लेती है। इसे तो खुफिया पुलिस में जाना चाहिए, यहाँ ना जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शेद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या का हल करने के फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करूँगी। अगर ना निकाल दूँ तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने ही से क्या होगा? उसकी जबान तो ना बंद होगी, तब तो वह और निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शेद ने निश्चिंत स्वर से कहा, मैं उसकी जबान को भी बंद कर दूंगी, आप देख लीजिए। टके की औरत है, यहाँ बादशाह कर रही है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनूबाई को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहाँ प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियाँ देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी, उनसे डरती रहना। कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूँ, ऐसा ना हो उनके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनूबाई ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें ही चेता दीजिए। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू ने कहा, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने कहा, कहती है शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ में क्यों अपनी आज़ादी बेचूं। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शेद हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होगे। खानसामा ने कहा, नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू ने फिर पूछा, किसी ऊंची खानदान की होगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामे ने बताया, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपये पाती है। यह पढ़ने में तेज थी, वजीफ़ा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अपनी माँ को बुलाने वाली है, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। वह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पटती नहीं। जुगनू मिजाज की तेज मालूम होती है। खानसामा, नहीं, यूँ तो बहुत नेक है, बस गिरजाघर नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती है। जुगनू ने कहा, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूँगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी, वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलूँ नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊँ। खानसामे ने कहा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ती है। कोई मांगता आया और उसे डांट बताई, कहती है बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। भला चाहती हो तो चुपके से रह लो। जुगनू ने कहा, तो यह करो, इनका कोई धर्म कर्म नहीं, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपने दीवार खड़ी करने के लिए काफ़ी सामान मिल गया था। नीच खानदान की है, माँ से नहीं पटती, धर्म से विमुख है, पहले धावे में इतनी सफलता
कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा, अपना अपना रिवाज है। इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कवारियों को मैं बहुत देख चुकी हूँ। हमारी बिरादरी में कोई इस तरह रहे तो थूरी थूरी हो जाए। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहनी हुई थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। सुबह की शीतल वायु में व्यायाम करने और ताज़ा हवा लेने के लिए निकली थी। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। अंदर जाते ही खानसामे को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। पूछने लगी, आपके साहब क्या करते हैं? जब मैंने बता दिया तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। मिसेस खुर्शीद ने पूछा, और क्या कहती है? और तो कोई बात नहीं हुई हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं ज़रा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू बाई ने कहा, सब कुशल है। मैंने सोचा आपको आशीर्वाद दे आऊँ। जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा ना लगता होगा। मिस खुर्शीद ने कहा, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है। वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृत्व भाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है, पर अपना अपना ही होता है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए? अचानक से एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए, जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया, मानो फूले न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक को गले लगाकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ जी, आप जाएं, फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग्स हैं। हम और यह बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। जुगनू ने उससे पूछा, यह कौन लड़का है? खानसामे ने सिर हिलाया और कहा, मैंने भी आज ही देखा है। जुगनू ने कहा, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मानो कि मैं तो लाज के मारे गर ही गई। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मामला नज़र आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुँची। इधर मिस खुर्शीद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने ठहाका मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला, बुढ़िया सचमुच चौंधिया गई। लीला ने कहा, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाप न जाए। मिस खुर्शीद ने कहा, मुझे विश्वास था वह आज ज़रूर आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मज़े रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कनफुसकियाँ सुनती। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला ने बोला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पाँव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मज़ा आता है, दिल लगी रहती है। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है, ज़रा उसे सबक देना चाहती हूँ। यह कल फिर आएगी, उसके पेट में पानी न हजम होगा। जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, बस तुम लड़का बनी पहुँच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत ना मिली। उसने सारा वृत्तांत मिसेस टंडन से कहा।
मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता, यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक कौन है? मिसेस टंडन ने बोला, सुना है उनके साथ का पढ़ा हुआ है, दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। जुगनू ने बोला, और कुछ हो या ना हो, जवान तो बांका है। मिस टंडन ने बोला, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू ने बोला, मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी, धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए हैं। मिसेस टंडन ने बोला, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात ही जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना ज़रूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवाने के लिए उसे भेज दिया। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। मिस खुर्शेद ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, उसके पेट में पानी ना पचेगा। तुम जाकर रूप बदल कर आओ, तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना, मुझे भगा के ले जाने का प्रस्ताव भी करना, बस यूँ बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशनरी में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही में था। वह चली गई तो मिस खुर्शेद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पर्ची उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है, मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट ना देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। मिस खुर्शेद ने पर्ची देखकर कहा, इस वक्त यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना, तुमसे कुछ बातें करनी हैं। बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहाँ से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसा हुआ, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसको आंखें फाड़ कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह लड़का आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां हैं। अभी मिस खुर्शेद कुर्सी पर बैठी भी नहीं थी, तब तक जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शेद को गले लगा लिया। मिस खुर्शेद ने अपने को उसके हाथों से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पीकर आए हो। किंग ने उसे और ज़ोर से कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों साथ सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शेद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नज़र पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शेद ने गुस्से के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त अपने आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हो जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग ने कहा, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुल कर आना चाहता हूँ। खुर्शेद, तुम तो पागल हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हकबका कर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया कब आई? तू यहाँ क्यों आई बुढ़ी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है, मैं तेरा गला घोट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे में जोर जोर से मिसेस खुर्शेद और लीलावती हंसने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वह निराश होकर वहां से चली गई। प्रातःकाल वह सीधे आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटा में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी?
इस वक्त मुझे महाराज ने बताया। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़ी ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गई। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं तो कल जान ही गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगा क्यों नहीं दिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत जल्दी सोने की है। महाराज ने घर में घुसने ही ना दिया, जगह कैसे लेती। आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहाँ गई है तो आती होगी, घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता। पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी? वह नहीं मारने दौड़ी, उसका वह खसम है ना, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींच कर दौड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पांव रखकर ना भागती तो चमड़ा उधेड़ डालता। जरा देर में और देवियां भी आ पहुंची। यह वृत्तांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृत्तांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ मत पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि भी ना रही और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति भी ना होती। बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य भी नहीं। अभी यह खिचड़ी पक ही रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठा कर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग्स बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लड़का है। महिलाओं का संपूर्ण समूह टिक के समान आने के लिए विकल हो रहा था। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत नहीं किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुतेरे दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए शाह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठ कर कहा, जी ना भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शीद ने कहा, वह इस वक्त तुमसे अपने अपराध की क्षमा कराने आया है। जुगनू बाई ने मिसेस खुर्शीद की तरफ देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी। खुर्शीद ने व्यंग समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी, शराब से भी बड़ी नशे की चीज़ है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देवियां भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत से कहा, सूरत तो उनकी 1,00,000 2,00,000 में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामला को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिसेस खुर्शीद ने कहा, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज़ से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद ने कहा, छू मंतर में से उड़ गए, जाकर गाड़ी देख लो।
जुगनूबाई लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कुछ? मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं यह त्रिया चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर कहा, और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो? यही तो है वह रात वाले साहब। खुर्शीद ने कहा, खूब पहचानती हो? जुगनू, हाँ हाँ, क्या अंधी हूँ? मिसेस टंडन, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती है। जुगनू उंगली चमकाकर बोलती है, चलिए चलिए, लीलावती है, साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती इसे। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ। इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहकहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शीद की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनट तक हू हक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा चड़का उसने कभी न खाया था, इतना जलील कभी ना हुई थी। मिसेज मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिक की नहीं? मिसेज बांगरा ने कहा, इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती ने बोला, आप लोग भी तो जो यह कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हरबोंग में जुगनू को किसी ने जाते ना देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशलता मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियां गलियां भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो तो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी? मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ? तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है।